नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो की शुरुआत में हम लोग जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग किन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत में हम लोग यूनेस्को के बारे में यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद में हमारे देश में जो 40 यूनेस्को के विरासत स्थल हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि वह कहाँ पर हैं, किस राज्य में स्थित हैं और कब उनको यूनेस्को की मान्यता मिली थी। उसके बाद में हमारे देश में जो ये विरासत स्थल हैं उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। यूनेस्को के जो संभावित सूची में हमारे देश से स्थल शामिल हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में यूनेस्को के जो अमूर्त विरासत हैं यानी कि जिन्हें हम लोग इंटेंजिबल हेरिटेज कहते हैं, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिलेगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। आप सभी को पता होगा कि यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह आपके संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि मुख्य रूप से शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में और वर्तमान में इसकी महानिदेशक हैं। नाम इनका है आद्रे एजोले। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है, इसका पूरा नाम क्या है और वर्तमान में इसकी महानिदेशक कौन है। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में एसएससी का कोई एग्जाम देना है, ग्रुप डी का एग्जाम देना है या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है, तो अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लासेज होती हैं। ये जो क्लास है वह आपको अगर फॉलो करना है तो बस नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इन क्लासेज की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर आपको लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और सारी क्लास के बाद में आपकी पार्टिकुलर रैंक क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। यानी कि विशेष तौर पर यह एक प्रकार का आपका टेस्ट होता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी परीक्षा में सफल होना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो आप मेरी लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस समय हमारी जो क्लास होती है वह ग्रुप डी और सीबीटी 2 के ऊपर फोकस है, तो इन क्लासेस से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज करना है तो आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना होगा। इससे आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ध्यान रखिएगा कोड आपको यूज करना है KV10। तो जैसे ही आप लोग KV10 कोड का यूज करेंगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिला सकूं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि यूनेस्को मुख्य रूप से काम क्या करता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि यह एक शैक्षणिक, वैज्ञानिक और आपकी सांस्कृतिक संस्था है। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से दुनिया भर में जो भी हमारे इस प्रकार के स्थल होते हैं उनको मान्यता दी जाती है। अब मान्यता क्यों दी जाती है, तो उद्देश्य ये होता है कि ऐसे जो भी आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, जो भी ऐसे हमारे नेचुरल साइट हैं, उनको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाए। और जब यूनेस्को की मान्यता किसी स्थल को मिल जाती है तो वहाँ के पर्यटन में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए यूनेस्को की हर साल महासभा होती है और उस महासभा में दुनिया भर के जो देशों के इस प्रकार के स्थल हैं उनको धरोहर साइट के रूप में मान्यता दी जाती है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश में टोटल 40 यूनेस्को के स्थल हैं। कितने हैं? 40 हैं। पिछले साल तक 38 थे, इस साल आपके 2 नए बने हैं तो इनकी संख्या हो गई है 40। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, 40 स्थलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें से 32 आपके सांस्कृतिक हैं, यानी कि जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं। 7 की बात करते हैं तो ये 7 आपके नेचुरल हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक हैं। और एक आपका मिक्स टाइप का है, यानी कि ये आपका सांस्कृतिक भी है और ये आपका नेचुरल भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा
जब किसी साइट को मान्यता दी जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर विशेषता होती है। अगर मान लीजिए समय के साथ उसके साथ में मानव छेड़छाड़ करता है और उसकी वह जो पार्टिकुलर विशेषता है वह समाप्त होने लगती है तो यूनेस्को उसके अपने हेरिटेज साइट की सूची से हटा भी देता है। याद होगा आपको, इसी साल मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड का लिवरपूल शहर था जिसको यूनेस्को ने अपने विरासत स्थल की साइट से हटा दिया है। तो ध्यान रखेंगे, अगर यूनेस्को किसी साइट को मान्यता देता है तो आने वाले समय में उसकी जो मान्यता है उसको छीन भी सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आइए हमारे देश में जो 40 स्थल हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमारे देश में यूनेस्को के द्वारा सबसे पहले 1983 में कुल मिलाकर के 4 स्थलों को मान्यता दी गई थी। कौन कौन से हैं? तो एक हमारी अजंता की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरी हमारी है एलोरा की गुफा, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगी, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल आपका है उत्तर प्रदेश में। यानी कि 1983 में टोटल हमारे यहाँ के 4 ऐसे स्थल थे जिनको यूनेस्को ने यहाँ पर मान्यता दी थी। अभी डिटेल में इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा जब हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से स्थल हैं, कब उनको मान्यता मिली थी और वे किस पार्टिकुलर राज्य में हैं। तो देख सकते हैं 1983 में टोटल 4 को यहाँ पर दर्जा दिया गया था 1983 में। अब 84 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो आपके उड़ीसा का सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क में है, इसे कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, तो ये उड़ीसा में है। उसके बाद में 1984 में महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं तमिलनाडु में, इनको यहाँ पर दर्जा दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब फिर आते हैं 1985 में। तो 1985 में टोटल हमारे 3 ऐसे स्थल थे जिनको यहाँ पर मान्यता दी गई। तो देख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में ही आपको मानस वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, इसको भी दर्जा दिया गया था, ये भी आपको असम में ही मिलेगा। और 1985 में ही केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को यहाँ पर दर्जा मिला था। तो देख सकते हैं ये तीनों हमारी नेचुरल साइट हैं। कैसी हैं? तीनों हमारी नेचुरल साइट हैं और आप कह सकते हैं कि ये तीनों आपके राष्ट्रीय पार्क हैं। तो काजीरंगा, मानस और केवलादेव, इन तीनों को एक साथ 1985 में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी थी। फिर बात करते हैं 1986 की। तो देख सकते हैं गोवा के जो हमारे चर्च और कॉन्वेंट हैं, मुख्य रूप से जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाए गए थे, उनको मान्यता मिली थी 1986 में। और 1986 में ही मध्य प्रदेश में जो खजुराहो समूह के स्मारक हैं, इनको भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली थी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 1986 की ही, तो हम्पी समूह के जो स्मारक हैं कर्नाटक में, इनको मान्यता मिली थी। 1986 में ही फतेहपुर सीकरी, जिसको बसाया था अकबर ने, तो इसको भी मान्यता मिली थी 1986 में ही। तो देख सकते हैं कि 1986 में टोटल 4 गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, खजुराहो समूह के स्मारक, हम्पी समूह के स्मारक और फतेहपुर सीकरी को यहाँ पर मान्यता मिली थी। फिर बात करते हैं 1987 की। तो 1987 में भी टोटल यहाँ पर हमारे ऐसे 4 स्थल थे जिनको यूनेस्को ने मान्यता दी थी। तो सबसे पहले आपके आते हैं पद्दकल समूह के स्मारक जो कि कर्नाटक में है। फिर एलिफेंटा की गुफाएं आती हैं जो कि महाराष्ट्र में है, 1987 में ही मिली थी। ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, अब ध्यान रखिएगा जब हम लोग ग्रेट लिविंग चोला मंदिर की बात करते हैं तो इसमें आपके 3 मंदिर आते हैं। कौन कौन से? एक तो बृहदीश्वर का मंदिर है चोलापुरम में, एक आपका ऐरावतेश्वर का मंदिर है, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में ही, और एक है बृहदीश्वर का मंदिर जो कि है तंजावुर में। यानी कि ये जो 3 मंदिर हैं तीनों आपके यूनेस्को की विरासत स्थल हैं और इनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंतर्गत यूनेस्को ने अपने धरोहर स्थल में शामिल किया था। और एक यहाँ पर आपको मिलेगा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, यानी कि 1987 में भी टोटल आपके 4 ऐसे स्थल थे जिनको यूनेस्को ने यहाँ पर मान्यता दी थी। फिर बात करते हैं 1988 की। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की बात करें या फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की बात करें, दोनों ही आपको मिलेंगे उत्तराखंड। अब हुआ क्या था, 1988 में यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर नंदा देवी को मान्यता दी गई और उसके बाद में 2005 में यूनेस्को के द्वारा जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उसको भी यहाँ पर मान्यता दी गई थी। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को एक यूनिट के रूप में ही मान्यता दी गई है। यानी कि अगर आपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक तो मानस था असम वाला
और एक काजीरंगा था। तो ये जो दोनों थे इनको अलग अलग मान्यता दी गई थी। लेकिन नंदा देवी की बात करते हैं जिसको 1988 में मिली थी। फूलों की घाटी की बात करें 2005 में मिली थी। लेकिन इन दोनों को एक यूनिट के रूप में ही मान्यता दी गई है। तो ये उत्तराखंड में है। 1989 की बात करते हैं तो 1989 में सांची में जो बौद्ध का स्तूप है मध्य प्रदेश में, इसको मान्यता मिली थी। 1993 में दो को मिली थी। एक तो हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में है और दूसरा है कुतुब मीनार जो कि आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को 1993 में मान्यता दी गई थी। अब बात करते हैं 1999 की। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। 1999 में बात करें तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है उसको यहाँ पर धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर आप लोग देख सकते हैं कि 2005 में जो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी रेलवे है इसको भी इसी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही मान्यता मिली थी। और 2008 की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो कालका शिमला रेलवे है उसको भी इसी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत मान्यता मिली थी। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो 1999 में यूनेस्को ने माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया को यहाँ पर मान्यता दी थी। अब जाहिर सी बात है जब हम लोग माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसमें आपके माउंटेन के रेलवे शामिल हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए यानी कि कौन से रेलवे हमारे शामिल हैं उसके लिए यूनेस्को के द्वारा उस पार्टिकुलर रेलवे का चयन भी किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल वाला जो दार्जिलिंग है इसको 1999 में, नीलगिरी पहाड़ी वाला जो रेलवे है उसको 2005 में और हिमाचल प्रदेश में जो कालका शिमला है इसको 2008 में इसी एक यूनिट के अंतर्गत मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं 2002 की। तो 2002 में जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है आपके बिहार में इसको मान्यता मिली थी। 2003 में भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि मध्य प्रदेश में है इनको मान्यता मिली थी। 2004 की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि महाराष्ट्र में है इसको मान्यता मिली थी। 2007 में जो लाल किला कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में इसको यहाँ पर मान्यता दी गई थी। 2010 की बात करते हैं तो जंतर मंतर जो कि राजस्थान में है इसको यहाँ पर मान्यता मिली थी। अच्छा ध्यान रखिएगा जंतर मंतर वैसे हमारे यहाँ पर 5 स्थानों पर है, लेकिन जो आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में जंतर मंतर है उसी को यूनेस्को विरासत के रूप में मान्यता मिली हुई है। फिर बात करते हैं 2012 की। अब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 2012 में जो हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर मान्यता मिली थी। तो देख सकते हैं इसमें आपका अगस्तमलाई हो गया, पेरियार हो गया, अनामलाई है, नीलगिरी है, ताल कावेरी है, कुद्रेमुख है और आपका है सह्याद्री। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये सारे फिर क्या हैं। देखिए जब हम लोग पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट आपके लगभग गुजरात से केरल राज्य तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा पश्चिमी घाट है इसके अलग अलग हिस्से भी हैं, तो उन हिस्सों को भी यहाँ पर मान्यता दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा जैसे अगस्तमलाई, पेरियार, अनामलाई ये आपके केरल में है। उसी प्रकार से नीलगिरी की बात करें तो तमिलनाडु में है। ताल कावेरी और कुद्रेमुख की बात करें तो ये कर्नाटक में है और सह्याद्री की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। तो इन सभी को मान्यता मिली थी वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों के अंतर्गत। आगे बात करते हैं 2013 की। तो 2013 में राजस्थान के जो हमारे ऐतिहासिक किले हैं उनको यहाँ पर मान्यता मिली थी। अब इसमें आपके टोटल 6 किले शामिल हैं, देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है, अंबर का किला है, जैसलमेर का किला है और है गैगरोन का किला। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके 6 किले हैं इनको राजस्थान के किलों के रूप में मान्यता दी गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको 6 अलग अलग काउंट करेंगे, इन सभी को एक यूनिट के रूप में राजस्थान के किलों के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं 2014 की। तो 2014 में हमारे यहाँ पर 2 स्थल को मान्यता मिली। एक तो आपकी रानी की वाव है जो कि गुजरात के पतन में है और एक हिमाचल प्रदेश का है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। तो ये 2 हो गए। उसी प्रकार से 2016 में 3 को मान्यता मिली। नालंदा महाविहार हो गया, बिहार में आपको मिलेगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है और ले कार्बोसियर की वास्तुकला जो कि आपको मिलेगी चंडीगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा 2014 में 2 और 2016 में 3 स्थल को यहाँ पर मान्यता दी गई थी। फिर आते हैं 2017 में। तो 2017 में अहमदाबाद शहर को यहाँ पर मान्यता मिली थी। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि हमारे देश का पहला यूनेस्को हेरिटेज सिटी कौन सा है। तो सिटी में आपका पहला है अहमदाबाद और दूसरे को मान्यता मिली थी 2019 में और वो हमारा है जयपुर।
तो ध्यान रखेंगे दोनों के बारे में। जबकि 2018 की बात करते हैं तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल, ये दोनों आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में और इन दोनों को यहाँ पर मान्यता दी गई थी। फिर आते हैं 2021 में, तो ध्यान रखिएगा रुद्रेश्वर या रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, इसको मान्यता मिली थी। और जो आपके सिंधु सभ्यता का स्थल है धौलावीरा, इसको आपके गुजरात में मान्यता मिली थी। अब चलिए यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में जरा आप लोग ये बताइएगा कि जो हमारा यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता मिला है धौलावीरा को, तो धौलावीरा मैंने अभी आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो जरा आप कमेंट में ये बताइएगा कि धौलावीरा में कौन सी चीज़ें आपको मिली थी, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब आइए इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के 7 पार्क भी हैं भैया जिनको मान्यता मिल चुकी है। जैसे काजीरंगा मैंने आपको बता ही दिया, मानस हो गया ये आपके असम में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी फूलों की घाटी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये 7 हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा हमारा नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि हमारे देश में कौन सा राज्य है जहां पर यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा स्थल आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं 1983 में 2 को मान्यता मिली, अजंता और एलोरा की गुफाओं को, 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को, 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में ही है और 2018 में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा आपको 5 साइट महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित पदक्कल समूह के स्मारकों को 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि ये हमारे होते हैं कर्नाटक में। कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं इसमें आपके कई सारी चीज़ें शामिल हैं। कर्नाटक का जो बागलकोट जिला है यहाँ पर मालप्रभा नदी के किनारे ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान जो भी हमारे जैन और हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पदक्कल समूह के जो स्मारक हैं वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हम्पी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन कह रहा है कि इससे 1987 में यूनेस्को साइट का दर्जा मिला था। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीसरे कथन में कहा जा रहा है कि हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई हैं जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। और चौथा है कि इसमें विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है। तो गलत स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा है ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा हम्पी है इसको 1986 में मान्यता मिली थी। कब? 1986 में मान्यता मिली थी। कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्पी उनकी कैपिटल हुआ करती थी और विरूपाक्ष मंदिर भी आपके इसमें शामिल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो हमारा हम्पी है यानी कि हम्पी का रथ है वो आपको 50 रुपए के नोट पर भी देखने को मिलेगा। तो कई बार ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि 50 रुपए के नोट पे कौन सा चित्र अंकित है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे कौन सा है, हम्पी का जो रथ है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। तो कोणार्क अभी मैंने ऊपर बताया कि इसको 1984 में शामिल किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल को। अब इस मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा का जो पुरी जिला है वहां पर आपको महानदी डेल्टा क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। कई बार बनाने वाले का नाम भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा हमारे एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भगवान सूर्य को ये डेडिकेटेड एक टेम्पल है। 1984 में मान्यता मिली थी और जो हमारे 10 रुपए का नया नोट है उसके ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर भी 1984 होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाल किले के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। लाल किले की बात हो रही है जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 2007 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं। तीसरे में कहा जा रहा है कि 1636 से 1646 में इसका निर्माण हुआ था। और चौथे में कहा जा रहा है कि इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो भैया
इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, बिल्कुल सही है। उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार हैं, ये भी सही है। 2007 में मान्यता मिली थी, ये भी सही है। लेकिन इसका निर्माण 1636 से 46 के बीच में नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो 1638 से 48 के बीच में हुआ था। और हर साल 15 अगस्त के अवसर पर हमारे जो पीएम हैं उनके द्वारा इसी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, लाल किला आपके 500 रुपए के नए नोट पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो 500 रुपए का नया नोट है उस पर आपको लाल किला देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को साइट अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 1983 इसको दर्जा मिला था। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है और दूसरी शताब्दी के दौरान यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 30 गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र स्थित एलोरा गुफाओं में जो जैन गुफाएं हैं इनका निर्माण किस राजवंश ने कराया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कई सारे धर्मों की गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिनमें से जो हमारी जैन गुफाएं हैं इनका निर्माण यादवों ने करवाया था। किसने? यादव सल्तनत के जो लोग राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको हिंदू धर्म की गुफाएं मिलेंगी जिनकी संख्या 17 है, जैन धर्म की गुफाओं की संख्या 5 है, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं इनकी संख्या है 12। तो यादव सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने जैन गुफाओं का निर्माण करवाया था, जबकि जो हमारे राष्ट्रकूट सल्तनत के राजा थे उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म की गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न आपके CBT 1 और ग्रुप डी के एग्जाम दोनों में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यादव सल्तनत के लोग थे उन्होंने जैन गुफाओं को बनवाया था और जो हमारे राष्ट्रकूट सल्तनत के राजा थे उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म की गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं आपको मुंबई में देखने को मिलेंगी ये किस भगवान को समर्पित हैं। तो ये भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, अगर हम लोग एलिफेंटा की बात करते हैं तो ये आपको मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर देखने को मिलेगा। भगवान शिव को डेडिकेटेड यहाँ पर आपको केव टेम्पल भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी शताब्दी के दौरान जो हमारे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं बनाई गई थी वह भी आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंदू और बौद्ध धर्म से आपका एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पर संबंधित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई किस काल अवधि में बनाया गया था। तो ये एग्जैक्ट प्रश्न ग्रुप डी का है और ध्यान रखिएगा कि ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है ये आपका बनाया गया था 1878 से 1888 के बीच में। कब बना था? 1878 से 1888 के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को किस वर्ष यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता दी गई है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसको यूनेस्को ने अपने विरासत स्थल की सूची में शामिल किया हुआ है और इसको जो मान्यता है वो आपकी 2004 में दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो विक्टोरिया टर्मिनस है उसी को हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जानते हैं। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा छत्रपति महाराज जी टर्मिनस है। 1878 से 88 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। वास्तुकार का नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक विलियम स्टीवन इसके वास्तुकार हैं और 2004 में इसको मान्यता मिली थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि 2004 होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विक्टोरियन व आर्ट डेको एंसेंबल किस राज्य में स्थित यूनेस्को स्थल हैं। तो इन दोनों की बात करते हैं, दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, जब हम लोग विक्टोरियन व आर्ट डेको एंसेंबल की बात करते हैं तो इसमें आपकी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। और क्या चीज़ें शामिल हैं ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जैसे कि एरोज थिएटर हो गया, राजा बाई क्लॉक टावर हो गया, मुंबई विश्वविद्यालय जो है, ये सारे आपके इसमें शामिल हैं। मुंबई में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 2018 में इसको मान्यता मिली थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा महाराष्ट्र करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के चर्च और कॉन्वेंट को 1986 में यूनेस्को साइट का दर्जा मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चर्च और कॉन्वेंट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे गोवा में।
ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये चर्च और कॉन्वेंट हैं, यानी कि हमारे ईसाई समुदाय के लोगों से जुड़े हुए ये आपके स्थल हैं और इनमें भी आपके कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी है, 1543 में इसका निर्माण हुआ था, तो ये आपका शामिल है। से कैथेड्रल हो गया, ये भी आपका इसमें शामिल है। और बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, ये एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया था अभी इसी साल CBT 1 में, तो ध्यान रखिएगा बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, चर्च ऑफ आवर लेडी और से कैथेड्रल, ये सारे आपके ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं और ये शामिल हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो आपका जंतर मंतर मंदिर है, जंतर मंतर है यानी कि उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा ये जो जंतर मंतर है इसका निर्माण करवाया था सवाई राजा जय सिंह सेकंड ने। किसने? सवाई राजा जय सिंह सेकंड ने। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि जो जंतर मंतर है ये आपको हमारे देश में 5 स्थानों पर मिलेगा, जैसे कि जयपुर में तो मैंने आपको बता ही दिया, इसी को मान्यता मिली हुई है। दिल्ली आपका हो गया, वाराणसी है, मथुरा है और है उज्जैन। तो इन लोगों को यानी कि दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन को महाराजा जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया था और जो हमारा जयपुर में है उसको महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, यानी कि सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार इनके स्थान भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल चंपानर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये जो पार्क है वो आपको मिलेगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो जब हम लोग चंपानेर पावागढ़ की बात करते हैं तो ये आपके गुजरात में स्थित है। 2004 में इसको मान्यता दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पुरातत्व पार्क है। चावड़ा सल्तनत के एक हमारे राजा हुआ करते थे जिनका नाम है वनराज चावड़ा, तो इन्हों के द्वारा ये इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा गुजरात करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुजरात स्थित यूनेस्को स्थल रानी की वाव का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सोलंकी राजवंश ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी एक बावली है। क्या है? बावली, यानी कि एक प्रकार का कुआं है। गुजरात के पत्तन शहर में आपको ये देखने को मिलेगा। 2014 में ये शामिल हुआ था और 100 रुपए की नोट पर आपको देखने को मिलेगा। तो 11वीं शताब्दी के दौरान हमारे एक सोलंकी राजवंश के शासक थे, नाम था इनका भीम प्रथम। तो इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम था उदयमती। तो उदयमती के द्वारा अपने पति की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। अक्सर आपने इतिहास में देखा होगा कि पति लोग ही अपनी पत्नियों की याद में कुछ करते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि पत्नियां भी अगर चाहें या प्रेमिका भी अगर चाहे तो वो भी अपने प्रेमी की याद में कुछ कर सकती है। तो उदयमती ने अपने पति भीम प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं इसमें आपको किस धर्म के मंदिर देखने को मिलेंगे? तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको जैन और हिंदू धर्म के मंदिर मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा बी और सी करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं खजुराहो समूह के ये स्मारक हैं और इनके बारे में लोगों को वैसे भी याद रखना है क्योंकि ये आपके नागर शैली के ऊपर आधारित हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि जो आपके इरोटिक स्कल्पचर हैं यहाँ के उनके लिए ये मुख्य रूप से फेमस हैं। तो ध्यान रखिएगा चंदेला राजवंश के शासनकाल में 885 एडी से 1050 एडी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। 1986 में इसको शामिल किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर है वो भी इसी खजुराहो समूह के स्मारक में आता है। तो कई बार कंदरिया महादेव मंदिर पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनको किस वर्ष यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था? तो भीमबेटका की गुफाओं की बात करते हैं तो इनको मिला था 2003 में। कब मिला था? 2003 में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। इसमें आपकी 7 पहाड़ियाँ हैं और 750 आपको रॉक शेल्टर भी देखने को मिलेंगे और 2003 में इसको शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को स्थल सांची का जो स्तूप है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा।
ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में ही है और सम्राट अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। हमारे देश में जो सबसे प्राचीन स्टोन के बने हुए इमेज वगैरह मतलब स्ट्रक्चर हैं उनमें से ये आपका एक है। और 200 रुपये का जो आपका नया वाला नोट है उसके ऊपर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिहार स्थित महाबोधि का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो महाबोधि टेम्पल है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा महाबोधि मंदिर परिषद है। आप सभी को पता होगा कि भगवान जो हमारे बुद्ध थे उनको आपके यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ये बिहार के बोध गया में स्थित है और निर्माण इसका सम्राट अशोक ने करवाया था। 2002 में इसको यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग महाबलीपुरम के स्मारकों की बात करते हैं तो ये सारे आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और मैंने अभी आपको बताया महाबलीपुरम के स्मारकों के बारे में कि ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का जो महाबलीपुरम है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान जो हमारे पल्लव डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। 40 स्थलों को यानी कि ये टोटल आपके 40 हैं जिनको 1984 में मान्यता मिली थी। अब देखिए कई बार आपका पंचरथ मंदिर भी पूछा जाता है जिसमें आपके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, द्रौपदी और नकुल सहदेव के टेम्पल मिलेंगे। यानी कि टोटल इसमें 5 मंदिर हैं, ये भी आपके इसी में आते हैं। गणेश जी का रथ है वो भी इसी में आता है। मुकुंदा नयंतर ये भी हमारा एक मंदिर है वो भी इसमें शामिल है। पिद्दारी रथ हो गया वो भी आपका इसी में शामिल है। तो सारे आपके महाबलीपुरम के स्मारकों के रूप में 1984 में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल आगरे के जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा का जो किला है उसका निर्माण यहाँ पर बाबर ने नहीं अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये इंग्लिश वाला थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा अकबर ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ये आपको देखने को मिलेंगी। अकबर के द्वारा 1565 एडी में इसका निर्माण करवाया गया था और 1983 में इसको दर्जा मिला था। अच्छा देखिए आगरा के किले की बात करते हैं तो इसमें भी आपको कई सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि जहांगीर का हाउस आपको इसी में मिलेगा, शाहजहानी महल भी आपको मिलेगा, शीश महल जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये भी आपके इसी आगरा के किले में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अकबर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व के अजूबों में शामिल ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा ताजमहल है इसको शामिल किया गया था 1983 में। मैंने ऊपर आपको बताया कि आपकी जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ताजमहल हो गया, उसके अलावा जो आगरा का किला है इन सभी को 1983 में ही शामिल किया गया था। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो ताजमहल है इसके भी वास्तुकार हमारे उस्ताद अहमद लाहौरी ही हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में और 1983 में इसको दर्जा मिला था। तो चलिए कमेंट में जरा आप लोग ये बता दीजिएगा कि इसका निर्माण शुरू कब हुआ था और कब ये बन करके कंप्लीट हुआ था। परीक्षा में आपकी ये पूछा जा चुका है तो नीचे कमेंट में इसके बारे में आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को स्थल फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो इसमें आपका अलाई दरवाज़ा शामिल नहीं है। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा शामिल है, पंचमहल शामिल है, लेकिन अलाई दरवाज़ा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये जो फतेहपुर सीकरी है इसको 1571 से 1585 तक सम्राट अकबर की जब राजधानी रही थी आगरा में तो उस दौरान इसकी स्थापना इन्होंने की थी। इसमें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा जो कि इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पर है, पंचमहल भी आपको मिलेगा, हिरण मीनार भी आपको मिलेगी। तो ये सारे आपको मिलेंगे फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। 1983 में इसको शामिल किया गया था। अगला है कि असम का कौन सा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को स्थल में शामिल है। तो बात करें असम की तो यहाँ का जो मानस नेशनल पार्क है ये शामिल है, काजीरंगा भी शामिल है। ऑप्शन आपका बी और सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा ये एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ओरांग नेशनल पार्क ये भी आपके असम में ही है।
पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, तो अब इसका नाम यहाँ पर बदल करके ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है, यानी कि राजीव गांधी जी का नाम यहाँ से हटा दिया गया है। तो डी होगा आपका करेक्ट। देख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके असम में है, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दुनिया भर के जो 2/3 यानी कि हर 100 में से जो 66 एक सींग वाला गैंडा है वो आपको यहीं पर मिलेगा। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जो कुतुब मीनार है इसको किस वर्ष यूनेस्को स्थल का दर्जा दिया गया था। अब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसको दर्जा मिला था 1993 में। कब मिला था? 1993 में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और जब भी हम लोग कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें भी हमारी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। एक तो आपका कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, अलाई मीनार हो गया, कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद हो गई, इल्तुतमिश का मकबरा हो गया। तो ये सारे इसमें आपके शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण दिल्ली में करवाया गया था और बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को स्थल हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा हुमायूं का जो मकबरा है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपके है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो हुमायूं की जो पत्नी थी बीगा बेगम, जिन्हें आप लोग हाजी बेगम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति की याद में कुछ बनवाया है। 1569 से 70 में इसका निर्माण हुआ था और हमारे देश में बहुत सारे इनोवेशन के द्वारा बनने वाला ये अपने आप में पहला मकबरा था। 1993 में इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली थी। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रेलवे यूनेस्को स्थल में शामिल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया टोटल 3 शामिल हैं, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला, जबकि जो मैटन रेलवे स्टेशन है ये इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं दार्जिलिंग हिमालयन 1999 में, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2000 में, 2005 में और 2008 में कालका शिमला रेलवे शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1985 में इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को स्थल में शामिल नहीं किया गया था। तो ध्यान रखिएगा मैंने ऊपर आपको बताया कि टोटल हमारे 3 शामिल हुए थे 1985 में। काजीरंगा हो गया, केवलादेव हो गया और मानस हो गया। पन्ना आपके यूनेस्को स्थल में शामिल ही नहीं है, तो 1985 की बात ही अलग हो गई। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो देख सकते हैं जो भी राष्ट्रीय पार्क हैं इनमें से सारे शामिल हैं सिवाय आपके रणथंभौर नेशनल पार्क के। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश वाला, सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाला, नंदा देवी या फूलों की घाटी अगर हम बात करें दोनों उत्तराखंड में ये दोनों शामिल हैं, लेकिन राजस्थान का जो रणथंभौर है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2021 में भारत के द्वारा किस मंदिर को यूनेस्को विरासत स्थल के लिए नामित किया गया था। तो ये अब आपका शामिल भी हो चुका है। ध्यान रखिएगा इसे हम लोग रामप्पा टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और ये हमारे भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके वास्तुकार के नाम पे है। ध्यान रखिएगा रामप्पा इसके वास्तुकार थे। भगवान शिव का ये मंदिर है और 1213वीं ईस्वी में काकतीय वंश के जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये भगवान शिव का मंदिर है। तो इस साल यानी कि 2021 में इसको मान्यता मिली है। तेलंगाना का ये पहला यूनेस्को हेरिटेज भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि धौलावीरा आपके गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अभी यूनेस्को का जो 44वां सत्र है इस साल चीन के फुझो में हुआ था वर्चुअल तरीके से और इसी दौरान 40वें स्थल के रूप में धौलावीरा को मान्यता दी गई। रन ऑफ कच्छ में जो खादर वेट द्वीप है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा और 1966-67 में इसकी खोज हुई थी, जबकि 1990 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 तक विश्व के किस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल आपको मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा स्थल आपको मिलेंगे इटली में। कहां पर है? इटली में है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि 2021 के पहले तक इटली और चीन दोनों में एक समान स्थल थे, दोनों में इनकी संख्या 55 थी। इस साल चाइना को सिर्फ एक ही स्थल मिला, इटली को मिल गए 3, तो इसलिए इटली आपका हो गया आगे। ध्यान रखेंगे भारत हमारा 40 स्थलों के साथ में इस सूची में 6ठे स्थान पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपके
इटली में है, फिर चीन है, उसके बाद में 2-3 देश और हैं, 3 देश, फिर हमारे छठे स्थान पे आता है भारत। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के हेरिटेज साइट की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था टेंटेटिव सूची के बारे में। टेंटेटिव का सिंपल सा मतलब होता है संभावित, यानी कि हमारे देश में 40 ऐसे स्थल हैं जिनको शामिल किया जा चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा या फिर जो राज्य की सरकारें होती हैं उनके द्वारा भी कुछ नामों को रिकमेंड किया जाता है कि इनको भी यहाँ पर शामिल किया जाए, तो उनको टेंटेटिव सूची में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा इस साल 6 को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब वैसे सारे नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं, बस आप ध्यान रखिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टोटल 9 को रिकमेंड किया था, जिसमें से 6 को शामिल किया गया और हमारे देश में अब इनकी संख्या हो चुकी है 48। अच्छा, इस साल कौन से शामिल हुए ये जरूर याद रखिएगा। तो मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर हो गया महाराष्ट्र वाला, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु में, सतपुरा टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया मध्य प्रदेश में, हीरे बेनकल मेगालिथिक साइट है कर्नाटक में, इसको शामिल किया गया, भेड़ा घाट, लमेटा घाट ये आपको नर्मदा वैली में मिलेगी मध्य प्रदेश में, इसको शामिल किया गया, और गंगा घाट जो कि आपके वाराणसी में रिवर फ्रंट है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अब आइए हम लोग यूनेस्को के कुछ अमूर्त विरासत स्थलों के बारे में जानते हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि जो भी दुनिया भर में प्रमुख हमारे सांस्कृतिक या नेचुरल साइट हैं उनकी यहाँ पर रक्षा की जाए। लेकिन जब हम लोग इस प्रकार के साइट की बात करते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं टेंजिबल साइट। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मूर्त, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ताजमहल की बात करें तो इसे आप लोग छू सकते हैं, लाल किले को छू सकते हैं, रानी की वाव को छू सकते हैं। लेकिन यूनेस्को के द्वारा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग छू नहीं सकते हैं और उनको भी यहाँ पर अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी जाती है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिनको हम लोग छू सकते हैं उनको आपके मूर्त विरासत के रूप में यानी कि टेंजिबल साइट के रूप में, और जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं उनको इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी जाती है। अब आइए, हमारे देश में टोटल ऐसी 13 चीज़ें हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। हाल ही के दिनों में कई एग्जाम में इनसे प्रश्न भी पूछा गया, तो आइए इनको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ष 2008 की, तो सबसे पहले इसी साल अमूर्त विरासत हमारे देश में शामिल किया गया था। संस्कृत थिएटर आपका है कुदियट्टम, कहाँ का है, केरल का है। मैंने आपको बताया था जैसे ही टम शब्द आए एट्टम वाला तो समझ जाइए ये केरल का है, इसको शामिल किया गया। 2008 में ही एक आपका पारंपरिक थिएटर होता है, थिएटर आप देखे होंगे जो आपके प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो इसका नाम है मुदीयेत, इसको भी शामिल किया गया था। 2008 में जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनको भी शामिल किया गया था। 2009 की बात करते हैं तो जो हमारे देश में रामलीला होता है इनको भी शामिल किया गया था। अब देख सकते हैं, चाहे हम लोग किसी प्रकार के संस्कृत थिएटर की बात करें तो ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आप छू नहीं सकते हैं। वैदिक मंत्र की बात करें तो इनका आप लोग उच्चारण कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। रामलीला की बात करते हैं तो इनको भी आप लोग छू नहीं सकते हैं, समझ गए। उसी प्रकार से 2009 में एक आपके उत्तराखंड का थिएटर है जिसका नाम है राममन, इसको शामिल किया गया। 2010 में आपकी जो कालबेलिया डांस है राजस्थान की, इसको शामिल किया गया, कई बार पूछा जाता है। 2010 में जो आपका छौ लोक नृत्य है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, इसको शामिल किया गया। 2012 में जो हमारे लद्दाख में बौद्ध मंत्र बोले जाते हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया था। उसी प्रकार से 2013 की बात करते हैं तो एक आपका पारंपरिक नृत्य संकीर्तन होता है लद्दाख में, इसको शामिल किया गया। 2014 में ब्रास और कापर के कुछ क्राफ्ट होते हैं पंजाब में, इनको शामिल किया गया था। 2016 में योगा को शामिल किया गया और 2017 में जो कुंभ मेला है इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया था। तो देख सकते हैं इनकी टोटल संख्या हो गई 12। अब मैंने आपको बताया टोटल इसमें 13 शामिल हैं, तो 13वां कौन सा है। आपने पढ़ा होगा कि पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं उनका एक नया साल होता है जिसे हम लोग कहते हैं नवरोज। क्या कहते हैं, नवरोज। तो हमारे देश में भी कुछ पारसी समुदाय के लोग होते हैं, जाहिर सी बात है उनके द्वारा भी नवरोज फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो नवरोज हमारे देश में भी आता है और ये कई अन्य देशों के साथ में अमूर्त विरासत के रूप में शामिल है। तो बस इस तरीके से मैंने आपको यूनेस्को स्थल के बारे में बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि अगर किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% चांस है कि वो प्रश्न आपके इन्हीं वीडियो से, इसी वीडियो से ही होंगे।
अब 1% की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इतना तो आपका डिटॉल भी कीटाणुओं को नहीं मारता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी स्टैटिक जीके के और किन टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसे भी आप लोग बता सकते हैं। जो हमारे PYQ की सीरीज चल रही है वो भी इसी प्रकार से चलती रहेगी, और कोशिश मेरी रहा करेगी कि 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आपको इसी प्रकार से स्टैटिक जीके की एक शानदार वीडियो दिया जाए। तो जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है, कमेंट में आप लोग जरूर टाइप करिएगा यस। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने सिंसियरली वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।